सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत। साथियों, क्वेश्चन 40 तक हम लोग कर चुके थे। इसी के आगे हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक क्वेश्चन पर डाउट था। एक भाई ने हमें मैसेज किया था कि सर ये क्वेश्चन गलत है। चलिए उस क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इंडिकेट किया है, ठीक है, उनका अपना व्यू ठीक है। क्वेश्चन का जो पैटर्न था, द विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CH स्ट्रेंथ इन द इथेन। तो देखिए, अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ के हिसाब से तो इथेन में बॉन्ड बड़ा होगा, यानी कि लेंथ के हिसाब से अगर आंसर देखोगे तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग आंसर होगा। इसमें स्ट्रेंथ था, लेंथ लगा था, यानी कि यहां से छपा था T, ठीक है, यानी कि L से छप गया था तो लेंथ था, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में स्ट्रेंथ था। कोई बात नहीं, अगर दोनों भी मान लेते हैं, ठीक है, दोनों की बात मान लेते हैं। यहाँ पर लेंथ के हिसाब से करें तो इथेन में सबसे ज़्यादा लेंथ होगी, फिर इथीन में होगी, और फिर इथाइन में सबसे कम लेंथ होगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आंसर ए होना चाहिए। तो दोनों के अकॉर्डिंग आप आंसर समझ लीजिए। ये पहला आंसर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है और दूसरा आंसर लेंथ के अकॉर्डिंग है। यानी कि जितनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि अगर परसेंटेज ऑफ हम लोग एस करेक्टर देख लेते तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, वो कार्बन कार्बन के बीच की होती है, लेकिन बॉन्ड की लेंथ जो होती है वो लेंथ हम लोग काउंट करते हैं यहाँ से। ये बात ध्यान दीजिएगा, लेंथ ये वाली है। लेंथ अगर ये एल्काइन की है भाई, ये कंडीशन होगी, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड है इसमें CH बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और CH बॉन्ड लेंथ यहाँ पर और थोड़ी कम, मतलब थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य, बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बी ऑप्शन राइट मानिएगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ए राइट ऑप्शन मानिएगा। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, और उनको भी तहे दिल से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने चीज़ को इंडिकेट किया और इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू फॉर दैट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पर चले आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज ए सिस एंड ट्रांस, इसमें से कौन सा है जो सिस और ट्रांस दोनों की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो आपको बताने की कोशिश करेंगे सिस और ट्रांस। अगर यहाँ पर दिया है डाइसाइक्लोब्यूटेन है, तो चलिए पहले हम साइक्लोब्यूटेन बना लेते हैं। ये कंपाउंड हमारे पास में साइक्लोब्यूटेन हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ और यहाँ लगाते हैं मिथाइल, तो ये इसका ट्रांस पोजीशन है, और ये सिस और ट्रांस दोनों की कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा। तो ये ट्रांस कंडीशन हो गई। और अगर इसी का दूसरी कंडीशन हम लोग बना लेते हैं, ये वाली, ये आपकी हो जाती है कौन सी, ये सिस कंडीशन हो जाती है। तो सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करने की संभावना है तो इसी तरीके के स्ट्रक्चर की है जो हमारा सी ऑप्शन में राइट दिखाई दे रहा है, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन पर 42 पर चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिस एंड ट्रांस आइसोमर, इसमें कौन सिस और ट्रांस आइसोमर पर रखेंगे। तो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि अगर हम 2 मिथाइल ब्यूटीन ले लेते हैं, तो सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास में ये आपका ब्यूट 2 इन है, तो मतलब यहाँ पर आपका ब्यूट, ये आपका 2 इन हो गया, और यहाँ पर 2 पर मिथाइल हो गया। तो यहाँ अगर CH3 लगा लिए तो क्या ये पॉसिबल है कि ये कंपाउंड हमारा जो है वो सिस और ट्रांस आइसोमर शो करेगा। तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये अगर हम CH3 मान लें तो संभावित है एक तरफ ये लगा है और एक तरफ आपका केवल एक ही CH3 लगा होगा। 1 2 3 4, 1 2 3, बिल्कुल नहीं, ये संभावित नहीं है कि ये शो करे। सिस ट्रांस दोनों ऑप्शन नहीं शो करेगा। साइक्लोब्यूटीन की बात करते हैं तो ये हमारे पास साइक्लोब्यूटीन है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दोनों सेम कंडीशन है, तो ये भी नहीं करेगा। हेप्टीन 1 भी नहीं कर सकता, क्योंकि 1 पोजीशन का मतलब ही हो गया कि वहां पर CH2 किनारे पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग नन ऑफ द अबव में लेकर के जाएंगे।
क्वेश्चन की स्ट्रेंथ आपको लगातार दिख रही होगी बढ़ती हुई। विच पेयर ऑफ द कंपाउंड बिलो आर द स्टीरियो आइसोमर, इसमें कौन स्टीरियो आइसोमर है? स्टीरियो में या तो ऑप्टिकल की बात होती है या फिर आपकी ज्योमेट्रिकल की बात होती है। ऑप्टिकल यहाँ पर 1 पेंटीन एंड ट्रांस तो मतलब ही नहीं होता, सिस एंड साइक्लोन नहीं होता, यानी सिस और ट्रांस दोनों है, यही स्टीरियो आइसोमर है। लेकिन सिस 2 है और यहाँ पर सिस पेंटीन 2 ले लेते हैं और यहाँ पर आपके ट्रांस पेंटीन 2 ले लेते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये चीज आप नोटिस करिएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर आप इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। which most correctly described an optically active molecule, इसमें optically active molecule कौन सा है? तो a molecule changes the direction of light, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। a molecule frequency भी नहीं बदल सकता। molecule rotate the ppl, जो molecule plane polarized light को रोटेट कर देता है वही मॉलिक्यूल आपका क्या कहलाता है? वही मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपने सी लिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। देखिए, विच इज द सीक्वेंस ऑफ डिवाइसेस इन पोलरीमीटर, पोलरीमीटर में जो सीक्वेंस होता है सबसे पहले लाइट का सोर्स होना चाहिए, फिर पोलरीमीटर मतलब पोलराइजर सैंपल में डालना चाहिए, फिर उसको एनालाइज करेगा। तो सबसे पहले आपको पहले एनालाइज, पहले व्यूअर नहीं आएगा, पहले हमेशा लाइट का सोर्स आएगा, फिर पोलराइजर कंडीशन आएगी तो लाइट का सोर्स हो गया, पोलराइजर हो गया, फिर सैंपल होगा, फिर एनालाइजर होगा और देन व्यूअर वहां पर आएगा। ये बात आप नोट कर लेना, बहुत जरूरी है। लाइट का सोर्स केवल सैंपल पर डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोलराइजर की बहुत बड़ी आवश्यकता वहां पर पड़ती है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऐसे एमसीक्यू अगर जीआईसी लेक्चरर ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ अगर आपने जीआईसी एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा है, जीआईसी एलटी भरा है या फिर जीआईसी लेक्चरर का भरा हुआ है, तो फिर आप इस बैच को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन, अल्फा रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन रोटेशन। तो इसका मतलब आपको साफ पता है कि अगर हम लोग विच इक्वेशन इज कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन, तो अल्फा रिप्रेजेंट, तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन हमेशा ऊपर रखा जाता है और नीचे हमेशा जो है वो सेल की कंसंट्रेशन जो इसमें लिया है सॉल्यूशन और उसकी लेंथ। तो इसके हिसाब से अल्फा अगर ऊपर ले लेते हैं ऑब्जर्व्ड रोटेशन, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूं स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ऑब्जर्व्ड रोटेशन। ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऊपर आ जाता है और ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आपका आ जाएगा सेल की लेंथ, ट्यूब की लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्यूब कर देते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाता है और मल्टीप्लाइड में कंसंट्रेशन ये आ जाती है मोल पर लीटर में। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग आंसर सेट करते हैं तो अल्फा सेल लेंथ अपॉन कंसंट्रेशन, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जा रहा है। अ कंपाउंड ए शोज द ऑप्टिकल रोटेशन, यहाँ पर 10 डिग्री दिखा रहा है भाई, ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो 10 डिग्री हो गया, ठीक है। इन अ सेल 5 सेंटीमीटर नीचे रख दीजिए, लेंथ रख दीजिए, कंसंट्रेशन कुछ नहीं करना है इसमें। आपको यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको करना क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर यहाँ कंपाउंड ए शोज एन ऑप्टिकल रोटेशन, यानी ऑप्टिकल जो रोटेशन है वो यहाँ पर हमने 10 रख दिया, ठीक है। व्हेन मेजर्ड इन ए सेल दैट इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर आपका 5 हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई क्या किया गया, कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml आपको दे रखी है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको 1 ग्राम पर ml है, तो यहाँ कंसंट्रेशन सॉरी मोल पर लीटर में, यहाँ 1 ग्राम पर लीटर में करना पड़ेगी, तो इसको हम लोग यहाँ पर 1 रख देते हैं, ठीक। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका 5 दूनी 10, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन जो निकल करके आएगा ए कंपाउंड का वो आपका 2 निकल करके आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी, ग्राम पर ml है सॉरी, लेकिन ये जो आपका जो सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा
ठीक है, ये जो सेंटीमीटर लॉन्ग है ये मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, लेंथ जो होती है वो आप सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं और मिलीमीटर में। अगर मिलीमीटर के हिसाब से ट्यूब जाती है मिलीमीटर में तो फिर आपको इसको यानी कि 10 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 10⁻⁵ यानी 0.5 करना पड़ेगा। तो उस समय आप यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो उस कंडीशन में आंसर आपका बी आ जाएगा, इस बात को नोट करना। तो आंसर फिलहाल तो यहाँ पर बी आएगा क्योंकि हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, तभी आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ एमएल में दिया हुआ है और ये लीटर में हम लोग यहाँ पर लीटर में यूज करते हैं। तो यहाँ पर 20 ऑप्शन को आप यूज कर लीजिएगा। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टीरियो आइसोमर का 2⁻n हो जाता है और 2⁻n हमारा यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। विच इज द इन विच मीथेन्स इज कायरल। कायरल का मतलब हुआ कि चारों बैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो अगर हम लोग डाई फ्लोरोमीथेन तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन, फ्लोरो क्लोरोमीथेन हो गया तो यहाँ पर भी फ्लोरो क्लोरो फिर मीथेन, इसका डाई ब्रोमोना ड्यूटेरो फ्लोरो क्लोरो, तीनों बदल गए, 1 हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका ड्यूटेरो हो गए, ये आपका क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया और ये मीथेन, मतलब सब अलग अलग हो गए। तो ऑप्शन यहाँ पर हमें जो सही मिल रहा है वो डी ऑप्शन सही मिल रहा है, विच इज कायरल सेंटर। तो आपके 2-क्लोरोपेंटेन को अगर हम लोग देखते हैं क्या ये कायरल यहाँ पर है, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2-क्लोरोपेंटेन। तो यहाँ पर आपका 2 पर क्लोरो हो गया, ये हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर H3 हो गया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 1 2 3 4 और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर 2 क्लोरो हो गया, ये आपका पेंटेन बिल्कुल सही। 3 होता तो बराबर ग्रुप लग जाते, नहीं हो पाता, बिल्कुल सही है क्योंकि एक तरफ प्रोपाइल हो गया और एक तरफ मिथाइल हो गया, सेपरेट हो गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर 2 क्लोरोपेंटेन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर दैट इन द टार्टरिक एसिड। तो अगर आपको टार्टरिक एसिड का फार्मूला पता है तो आप आसानी से, यहाँ पर 2 कायरल सेंटर हैं, 3 आइसोमर बनेंगे क्योंकि एक मीजो बनता है, आपको याद होगा, हम लोग पढ़ते भी थे। यहाँ पर COOH ले लेते हैं, यहाँ पर आपका CH ले लेते हैं, यहाँ पर OH ले लेते हैं, यहाँ पर C, यहाँ पर OH और यहाँ पर H ले लेते हैं और यहाँ पर आपका COOH ले लेते हैं। तो ये ऑप्शन अगर आपके सामने पढ़ा है तो फिर यहाँ पर 2 कायरल सेंटर मिल रहे हैं और आपके 3 आइसोमर मिलेंगे, एक डी फॉर्म, एक एल फॉर्म और एक मीजोफॉर्म। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको दिखाई दे जाएगी। एक इसमें मीजो वाला जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये बात भी आप नोट कर लेना। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर कंटेन इन द 3-मिथाइल हेक्सेन। अगर हम लोग 3-मिथाइल हेक्सेन ले लेते हैं तो यहाँ पर ये कंपाउंड मैंने लिया है 3-मिथाइल हेक्सेन। तो ये हो गया आपका 3 पर मिथाइल आ गया और आपका आगे हो गया हेक्सेन, यानी कि ये कंपाउंड आपका हेक्सेन बन गया 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कायरल सेंटर अगर नोट कर पा रहे हो तो एक कायरल सेंटर तो आपका ये नोटिस में आ गया, ठीक। इसके बाद कायरल ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी, एक ही कायरल सेंटर आपको यहाँ नोटिस करने को मिलेगा, इस बात का ध्यान दीजिए। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर ऑफ 1 ब्रोमो 2 क्लोरो हेप्टेन कैन एग्जिस्ट, इस बात का ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर ऑफ 1 ब्रोमो 2 क्लोरो हेप्टेन कैन एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है कि हम कितने इसके आइसोमर एग्जिस्ट कर पाएंगे, चलिए देख लेते हैं, बना करके देखेंगे। 1 ब्रोमो है, 2 क्लोरो हेप्टेन है, तो चलिए इसी को हम लोग सेट कर लेते हैं, इसे मिटा करके 1 पर क्लोरो ले आते हैं, इसे पहले सेट कर लें, 1 पर ब्रोमो और 2 पर क्लोरो ले आते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका 1 पर ब्रोमो, पहले इसे CH2 करो, यहाँ Br कर दो और यहाँ पर आप क्लोरो लगा लो, बाकी आपका CH2, फिर आगे CH2 और CH3 कर लो। तो अब ये बताओ कि कितने, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। तो इसके स्टीरियो आइसोमर आपको संभावित कितने दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये होगा और भाई ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये कंपाउंड, ये कार्बन कायरल है। अगर ये कायरल कार्बन है तो मतलब अगर 2 की पावर n है, यहाँ पर 2 की पावर 1 रख दो तो 2 ही बनेंगे इनएंशियोमर। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट चला जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसमें से कौन है। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब रेसमिक मिक्सचर तो होगा नहीं। 2 ब्रोमोप्रोपेन को देख लेते हैं। 2 ब्रोमोप्रोपेन, अगर हम लोग 2 ब्रोमोप्रोपेन चेक कर लेते हैं तो ये हो गया आपका 2 ब्रोमो और ये हो गया आपका प्रोपेन।
तो ये ऑप्टिकली का एक्टिव बनेगा, एक तरफ दोनों तरफ मिथाइल आ गया, सॉरी नहीं बन पाएगा, तो ये भी गया, ये भी गया। अब एस ब्रोमो ब्यूटेन की बात हो रही, तो यहाँ पर एस ब्रोमो का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने जो बात की है वो ब्रोमो ब्यूटेन है, लेकिन इसकी आपने एक सिस फॉर्म देखी, सिन फॉर्म देखी होगी कि एंटी फॉर्म देखी होगी, तो सिन फॉर्म बोल रहा है ब्रोमो ब्यूटेन की। ये क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट करेगा, लेकिन अगर एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो सिन और एंटी कंडीशन की बात कर रहा है, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे और 2 ब्रोमो को नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन की बात कर रहा है, इसीलिए संभावना आपको पूरी मिल जाएगी। अब यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर CH2 CH3 ले लो, तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ आपका इथाइल ग्रुप है, और मतलब ये मिथाइल इथाइल और ये हाइड्रोजन बिल्कुल 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन हमारा राइट है। अगली क्वेश्चन पर चले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर चले आते हैं। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आफ्टर ऑफ 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन के कितने आइसोमर्स संभव हैं, कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, तो ये हमारा हो गया आपका 2,3 पर हो गया, 2,3 हो गया, CH यहाँ पर, H यहाँ पर और यहाँ H हो गया यहाँ, तो एक सिस बनेगा और एक यहाँ पर ट्रांस बनेगा, ये बात भी आप नोट कर सकते हो। एक तो ये कंडीशन हो जाती है, और अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, CH3 आएगा क्या, हाँ सही है, CH3 आ गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर भी आपका H हो गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, ठीक है बिल्कुल। तो इसका मतलब है एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा जो मीजो कंडीशन शो करेगा, कैसे भी आप घुमाओगे ये ऑटोमेटिकली उसी कंडीशन में आएगा, ठीक। तो इसका मतलब एक तो मीजो हो गया, 100% हो गया। अब आपके सामने एक सिस डी फॉर्म, एक एल फॉर्म और एक मीजो, इसका मतलब है टोटल 3 आइसोमर्स यहाँ पर बनने की संभावना है। तो यहाँ 3 की ऑप्शन दिख रहा है, 4 नहीं बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे, 3, यानी कि 3 स्टीरियोआइसोमर्स द मीजो फॉर्म एंड अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर। बिल्कुल इसका डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डी एल अगर बनाना भी चाहते हो तो मैं आपको बनवाता हूँ। ये कंडीशन आपके सामने, यहाँ पर आपने CH3 लिया, यहाँ पर भी आपने CH3 लिया, एक H यहाँ लगाइए, एक CH3 यहाँ लगाइए, एक H यहाँ लगाइए, एक CH3 यहाँ पर लगाइए, ये आप रोटेशन दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से बना सकते हो। तो क्वेश्चन अच्छे हैं और आपके मतलब के क्वेश्चन है, तो आप इन्हें तो जरूर किया करिए, ऐसे क्वेश्चन पर आपको नजर जरूर रहनी चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इन टर्म दैट बेस्ट डिस्क्राइब रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द फिशर प्रोजेक्शन बिलो। जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो यहाँ पर COOH की कंडीशन है, यहाँ पर भी COOH है, यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पर भी CH2OH है। अब आप नोट डाउन करिएगा इस बात का कि जो हमने यहाँ पर आंसर लिया है उस आंसर में ये एक OH इधर है, यहाँ लेफ्ट पर है, यानी एक दूसरे के इनेंशियोमर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इनेंशियोमर पर क्लिक कर लेते हैं, तो ये कंपाउंड आपका इनेंशियोमर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विच इज ट्रू अबाउट द इनेंशियोमर, यहाँ पर इनेंशियोमर के अबाउट में कौन ट्रू है, तो दे आर आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही। दे हैव आइडेंटिकल, बिल्कुल सही। दे हैव, मतलब सब प्रॉपर्टी लगभग सेम ही होती, PPL बदलती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अगेंस्ट प्रॉपर्टी बदल जाती, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 पर चले आते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इनेंशियोमर कन्फिगरेशन, इसमें कौन सा रिलेशन जो है इनेंशियोमर कन्फिगरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बताएंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इनेंशियोमर्स कन्फिगरेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन। जो इनेंशियोमर कन्फिगरेशन भी और स्पेसिफिक रोटेशन भी को भी फॉलो करे, तो यानी कि इनेंशियोमर कन्फिगरेशन जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो R और S दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल R कंपाउंड दिया, इसलिए संभावना बिल्कुल भी नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग नो ऑप्शन पर चले जाएंगे, कोई भी रिलेशन नहीं मिल पा रहा है। विच इज ट्रू अबाउट द डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि ये दोनों
दोनों में जो ऐसे बोलें कि जो कार्बन अरेंजमेंट होता है वो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स तो होते हैं, मतलब मिरर इमेज नहीं होते, ऑप्टिकली एक्टिव तो होते हैं, मिरर इमेज नहीं होते। तो डायस्टीरियोमर्स आर दोज कंपाउंड विच आर ऑप्टिकली एक्टिव बट नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी दे हैव ये सब इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने दिखाई है ये सब इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी है, और इनेंशियोमर ये है नहीं, डायस्टीरियोमर्स यहाँ पर पूछा गया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पर हम लोगों को ये बात जरूरी समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन ये बहुत जबरदस्त है, यहाँ नन ऑफ द अबव वाले पर आंसर हम लोग टिक करेंगे। विच बेस्ट डिफाइन द मीजो कंपाउंड, यानी मीजो कंपाउंड के अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो अ मॉलिक्यूल विच ए प्लेन सिमेट्री एंड नो कायरल सेंटर, ठीक है, अ मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बी सुपरपोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज, ठीक है, कैन नॉट बी सुपरपोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज, ठीक है, अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी सुपरपोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज एंड दैट डज नॉट कंटेन कायरल। तो मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिन कंपाउंड में कि मिरर इमेज सुपरपोज्ड नहीं, सुपर इम्पोज्ड हो जाती है और उसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं होता, ये सभी मीजो कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये इसका मतलब है कि मीजो कंपाउंड को अगर डिफाइन करना है तो इस बात को आपको नोटिस करना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए मीजो कंपाउंड, इसमें मीजो कंपाउंड कौन सा है, तो आपको नोट करना पड़ेगा कि मीजो कंपाउंड यहाँ हमने ये साइक्लोप्रोपेन बना लिया, इस साइक्लोप्रोपेन ये भी है, अगर 1,1 पे लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, और 1,2 लगाएंगे और एक तरफ हम लोग लगा देते हैं इसको, यानी कि यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 डाइक्लोरोसीएल, और चाहे यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, ये हो गया आपका मीजो कंपाउंड। 1 क्लोरो 2 ब्रोमो हो जाएगा, मीजो नहीं हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट कॉमन चला गया है, तो ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कंपाउंड आपका मीजो कंपाउंड माना जाएगा, तो ए ऑप्शन पर चले जाइएगा। CIP जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में बहुत आता है, इसके अकॉर्डिंग एस जो क्या रिप्रेजेंट करता है, एस फॉर सिनिस्टर होता है, आपको पता होना चाहिए, सिन और एंटी नहीं है यहाँ पर CIP रूल के अकॉर्डिंग ये सिनिस्टर की कंडीशन मानी जाती है, ये बात आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सिन और एंटी कंडीशन एक्चुअल में है वही चीज, लेकिन उसको सिनिस्टर बोला गया है। आर का मतलब रेक्टस होता है, आर का मतलब यहाँ पर रेक्टस होता है, रेक्टस, और एस का मतलब यहाँ पर सिनिस्टर होता है, सिनिस्टर होता है, ये बात आप नोट कर लेना। दूसरी चीज चलिए, इसके बाद व्हाट इज द करेक्ट RS रैंकिंग के हिसाब से सबसे प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा, तो Br सबसे बड़ा यहाँ पर Br होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, फिर आपका C2H5 इथाइल हो जाता है, फिर आपका CH3 और लास्ट में हाइड्रोजन, यानी कि C ऑप्शन हम यहाँ पर राइट ऑप्शन में लेकर के चलेंगे। तो साथियों जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप लोग इसे ज्वाइन जरूर करिए, और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर GIC LT ग्रेड का रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिलेगा, जिसमें लाइव सेशन में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। विच सब्स्टिट्यूएंट हैज द हाईएस्ट प्योरिटी, हाईएस्ट इसमें प्योरिटी बोल रहा हूँ, हाईएस्ट प्योरिटी, बड़ी प्योरिटी यहाँ पर किसे दी जाएगी, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे बड़ा होगा उसे प्योरिटी दी जाएगी, तो I का बड़ा है तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा यही सही होगा। विच कंस्टिट्यूएंट हैज द हाईएस्ट प्योरिटी, यहाँ पर प्योरिटी किसे ज्यादा दी जाएगी, यहाँ OH लगा है, यहाँ OH लगा है, लेकिन यहाँ पर आपका O लगा है, जब भी O डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो हम उसको बहुत बड़ी प्योरिटी ग्रुप में लेते हैं, तो इस चीज का आपको नोटिस करना पड़ेगा। डबल 2 बार काउंट होता है, डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड को यहाँ पर 2 ग्रुप माने जाते हैं, 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है ये मान लिया जाता है, इसलिए इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। विच सब्स्टिट्यूएंट हैज द हाईएस्ट RS प्रायोरिटी, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको OH जुड़ा है, अब यहाँ पर सल्फर भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ सल्फर अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो फिर हम इसको भी, सल्फर 2 बार जुड़ेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा, तो ऑटोमेटिकली हम भी यहाँ पर इसको ही प्रेफरेंस में लाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सिंपल तो है ही लेकिन अच्छे क्वेश्चन में गिने जाते हैं। यहाँ पर RS प्योरिटी की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ फ्लोरीन जुड़ा है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, तो इनमें अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास फ्लोरीन का है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर भी हम लोग राइट ऑप्शन में लेकर के चलेंगे। दूसरा ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द CIP प्योरिटी रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 जुड़े हैं, ये CH3 ग्रुप, यहाँ पर आपका एक कार्बन से एक जुड़ा है, एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो प्योरिटी
प्रियोरिटी के हिसाब से जब दो CH3 ग्रुप, इस कार्बन से दो कार्बन है, यहाँ इस कार्बन से एक ही कार्बन है, यहाँ इस कार्बन से एक ही कार्बन है, यहाँ इस कार्बन से एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब हम प्रियोरिटी ऑर्डर यहाँ पर ए वाले को देंगे। विच ग्रुप बिलो हैज़ द हाईएस्ट CIP रूल। CIP रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं तो नाइट्रोजन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3 CH3, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास एज कम्पेयर टू कार्बन ज्यादा आ रहा है, तो CN की हम प्रियोरिटी ज्यादा यहाँ पर रखेंगे। कार्बन नंबर की बात के हिसाब से चले तो कार्बन नंबर 1 ऑफ द 1 ब्रोमोप्रोपेन, कार्बन नंबर 1 ब्रोमोप्रोपेन के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो ये बात नोट डाउन करिएगा कि कार्बन नंबर 1 ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो यहाँ हमने ये कंपाउंड लिया है, 1 पर ब्रोमो लेना है, 1 पर ब्रोमो लेना है और यहाँ प्रोपेन लेना है, तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। तो यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कार्बन ये वाला पार्शियल रखिए, जितने भी कार्बन है सब पार्शियल में चले जाएंगे, तो बियर्स ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन पर कार्बन पर आ जाता है। विच स्टेटमेंट बेस्ट करेक्टराइज द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन क्लोरीन, तो कार्बन क्लोरीन की पोलैरिटी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। द बॉन्ड इज एन ionic and polar with chlorine carrying the essentially a full negative charge. The bond is covalent and polar, the chlorine carrying a partial negative charge। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें देखना है कि अगर कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और दूसरी बात ये है कि क्लोरीन जो है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो बी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमारा राइट एक्सप्लेनेशन होगा, यानी कि बी एक्सप्लेनेशन को हम लोग राइट एक्सप्लेनेशन में गिनेंगे, तो इसको आप टिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 72 वाला क्वेश्चन पर चले आइए, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके सामने। 72 वाला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ब्रेक टू गिव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, तो इसका मतलब हाइड्रोलिटिक फिजन हुआ है वहां पर, तो यहाँ पर हम हाइड्रोलिटिक फिजन पर टिक कर लेते हैं। द नोटेशन यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ रिएक्शन मैकेनिज्म रिक्वायर्स अ कर्व्ड एरो, यहाँ पर कर्व्ड एरो ये बताता है कि वो एटम के इलेक्ट्रॉनों के मोशन को बताता है, डायरेक्शन बताता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, इन सब चीजों को, लेकिन एटम का मोशन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन मिथाइल, इसमें sp 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यानी कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इस पर ए वाले पर हम लोग नोट करिए, पॉजिटिव लगा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा। नोटिस करें विच बेस्ट डिस्क्राइब द ज्योमेट्री ऑफ द कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, फ्री रेडिकल सेंटर पर आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें बना करके भी देख लेते हैं, फ्री रेडिकल सेंटर है और यहाँ पर फ्री रेडिकल का मतलब अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके की कंडीशन होगी, ये हमने बना दिया है। अब आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पर जो प्लेनर भी स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल हो गया sp2, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल, तो आपको पता होना चाहिए मिथाइल कार्बन आयन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बन आयन में मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इस बात को आप नोटिस करेंगे। 77वें पे चलते हैं, विच काइंड ऑफ द फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल, फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा टर्सरी वाला स्टेबल माना जाता है, तो यहाँ पर टर्सरी रख देते हैं। विच करेक्टली डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, इस तरीके से चलेंगे, तो एलाइल, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और बेंजाइल और एलाइल, बिल्कुल सही ए ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे यहाँ पर। ये हमारे पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और व्हाट रिएजेंट इज बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जो आपको सामने दिख रहा है पॉजिटिव वाला होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ होता है, यानी कि ऑप्शन दिया तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, न्यू, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेव नंबर के नहीं होता है, ठीक है, हटाइए। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है, तो इसका मतलब ये आपका हो गया एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, तो एच न्यू वेव नंबर हो गया।
फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो गलत है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया, तो ये भी बिल्कुल सही है, इज एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट वेव नंबर ना, फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1/लैम्डा हो गया, न्यू ई बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा हो गया, तो ये लैम्डा 1 में जा रहा है, वेवलेंथ डायरेक्टली, ठीक है। तो बाकी सब सही है। आपका नॉट ट्रू है रेडिएशन के बारे में, तो ऑप्शन हमारा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ यही गलत स्टेटमेंट है, जबकि वो इनवर्सली होता है। तो मैंने आपको 80 क्वेश्चंस आज तक कराए हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और जो लोग कमेंट करेंगे उन तक ये PDF हमारी जरूर पहुंचेगी। थैंक यू।